पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा आप लोग jurisdiction पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, तो इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सिविल जज जो भी डेजिग्नेशन रहेगी, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, जो भी उनका पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन फाइल करते हैं ना। जैसे मैंने टेरिटोरियल आपको बता दिया है, पेक्यूनरी आपको बता दिया है, तो ये दोनों जुरिस्डिक्शन ही आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि केस फाइल कहाँ करना है। तो देखो ये तो हो गई अपनी मेन हेडिंग। इसके बाद में अगर सूट कौन सा है, स्पेशल सिविल सूट है या नॉर्मल सिविल सूट है। अब स्पेशल कब फाइल किया जाता है मैं आपको वो भी समझाती हूँ, जो ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए प्लीडिंग में मैंने प्लेंटिफ लिया है, जो भी प्लेंटिफ का नाम है उसका एड्रेस लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा हुआ है उस जो भी सेकंड प्लेंटिफ है, तो यहाँ पे ये प्लेंटिफ नंबर 1 था और ये प्लेंटिफ नंबर 2 है, ठीक है। आया समझ में, इतना ध्यान पे आया आपको। वर्सेस आप V/S भी लिख सकते हो, VRSUS भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। अब ये जो है ना बैंक के लिए पार्टी की जा रही है, तो यू कैन सी दिस इज द डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 3 एंड डिफेंडेंट नंबर 4। जहां से मैं आपको प्लीडिंग पकड़ाऊंगी ना, आई टीच यू हाउ टू प्लीड, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, ये सब कौन है इसमें। तो इतना आपको समझ में आ ही चुका होगा कि प्लेंटिफ कितने भी हो सकते हैं और डिफेंडेंट कितने भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? क्लैरिफिकेशन आ रही है इस पिक्चर पॉइंट पे? चलो फर्दर बढ़ते हैं। मैम ऊपर भी तो 2 प्लेंटिफ है ना, तो आपने प्लेंटिफ्स नहीं लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे और नीचे प्लेंटिफ्स लिखना चाहिए, डिफेंडेंट। मेरे को प्लेंटिफ्स ही लिखना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने फटाफट ये किया है इसलिए हो गया रहेगा मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लेंटिव्स ही आएगा और यहाँ पे जैसे डिफेंडेंट्स आ रहा है ना, देखो वैसे वहां प्लेंटिव्स ही आएगा, क्योंकि 2 प्लेंटिफ है तो ऑब्वियसली राइट आपका कहना है शिवानी, 2 प्लेंटिफ ही आएगा, ठीक है। अब देखो मैम यहाँ पे मैम हाँ प्लेंटिफ का ऑक्यूपेशन नहीं लिखना, लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है ना ऊपर नहीं लिखा ना ऑक्यूपेशन। शायद। हाँ क्या क्या प्लेंटिफ का ऑक्यूपेशन नहीं लिखा ना शायद। मैंने नहीं ब्लैंक लिखा। छोड़ा है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है बेटा इधर, ये ओके ब्लैंक छोड़े मैंने। ये मैं इतना सब डिटेलिंग नहीं दे पाऊंगी ना, क्योंकि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये अपलोड होगा तो चीजें खराब हो सकती है। देखो यहाँ पे एज, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंट अगर सबकी सेम है तो सबका नाम लिखने के बाद ऑल दी अबाउ लिखा जाता है कि सारे लोगों की जो एड्रेस है वो सेम है। रेसिडेंट ऐड है तो रेसिडेंट ऐड, ऑफिस है तो ऑफिस ऐड, मैम समझ रहे हेलो हो? हाँ बोलो। मैम, सिविल केस इज ऑलवेज फाइल्ड इन लोएस्ट jurisdiction ना मैम? हाँ, दिस इज लोएस्ट jurisdiction which is civil judge senior division, जी जी। ठीक है। देख लिया, इतना फॉर्मेट समझ में आ गया आपको, तो मैं आगे बढ़ूं। शिवानी आपको समझा ना? अब यहाँ पे देखो मैंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया है। मैंने जैसे आप लोगों को वादा किया था कि एवरीडे आप लोगों को एक सूट ड्राफ्ट कराना और हर प्लीडिंग को सिखाना विद आप लोगों के ऑर्डर्स के साथ पढ़ाऊंगी, वही कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कि वैल्यू की गई है, ये वैल्यूएशन जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि ये टेरिटोरियल और अपना पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सूट को वैल्यू किया है। कैसे वैल्यूएशन निकालेंगे ये भी सिखाऊंगी, डोंट वरी। द प्लेंटिफ अबाउ ने हियर बाय सबमिट स्टेट्स एंड अंडर, ठीक है। अभी वादी क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, तो प्लेंटिफ ये जो है ना, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो दिस इज मैंडेटरी। मैंने आज एक किसी ने मेरे साथ में एक 125 की पिटीशन, मैं किसका नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे,
125 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन होती है जो कोर्ट में की जाती है उसने मेरे को शेयर की थी, तो मैंने उसको इतने सारे मिस्टेक्स निकाल के दिखा दिए कि ये मिस्टेक्स है इसमें, इसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। उसने उसने ये लिया कि पहले मैं यहाँ पे जॉब करता था, मेरी इनकम ये थी, फिर बाद में मैं यहाँ जॉब करने लगा, मेरी इनकम रिड्यूस हो गई, तो ये बात का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना कोर्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें एक लॉयर को मालूमात होनी चाहिए। आया बात समझ में? अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, हमने ऑर्डर 7 में देखा अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बाउंड्रीज भी बताई कि आपको लिखना पड़ेगा। तो द प्लेंटिफ सबमिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी आर एस अंडर, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है, ठीक है। ऑल दैट द पीस एंड पार्सल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन लिया है। ये सब जो है ना सीडीएस नंबर, हैविंग अ ये सब आप लोगों को ना, आपको जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से ये सब कुछ कॉपी करके आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सी कॉर्पोरेशन आएगी, आपको कॉर्पोरेशन मेंशन करनी होती है, विलेज कौन सा है, तालुका कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सब रजिस्टर्ड। अब अगर आपके यहाँ पे हवेली नहीं है तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, उसका सारा का सारा लोकल लिमिट्स का जुरिस्डिक्शन आना चाहिए, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है किसके अंडर में आती है, कौन से रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है, कौन से रजिस्ट्रेशन पार्ट के अंदर आती है, वो चीजों को आपको डिस्क्राइब करना होता है। देख लीजिए आप, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करी हुई है कि ये सीटीएस नंबर है, उसका फर्स्ट फ्लोर इतना एरिया है। अगर आप एरिया मिस आउट करते हो तो कोर्ट को थोड़ी पता चलेगा कि आपकी एरिया कितनी है, आपका घर कितने एरिया का है, कितने मीटर्स है, कितने स्क्वायर फीट है, कितनी एरिया है, ठीक है, ये सारी बातें तो नहीं बताई जाती है, राइट और रॉन्ग। यहाँ पर अभी देखो आगे दूसरी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, आप जिसको लेकर केस फाइल करना चाहते हो, जिसको लेकर आप सूट फाइल करना चाहते हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आनी चाहिए। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो सी, ये भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम ये सारी प्रॉपर्टीज को लेकर केस कर रहे थे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिखाया कि डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 हैज ऑब्टेन, यानी कि आपने वहां पे ऊपर देखा 2 डिफेंडेंट नहीं है, 4 डिफेंडेंट्स थे। 1 एंड 2 का रोल क्या है कि उसने आईसीआईसीआई बैंक से एक लोन लिया था, जो कि मैंने प्रॉपर्टीज आपको दिखाई ऊपर, ABCD प्रॉपर्टी दिखाया ना मैंने, ए डिस्क्रिप्शन दिखाया, BCD, ठीक है, उसको मॉर्गेज किया हुआ है। मॉर्गेज बोले तो गिरवी रखा है, किसके पास? आईसीआईसीआई बैंक के पास। आया समझ में इतना? ठीक है। फिर जो लोन उन्होंने लिया था, अमाउंट टू रुपीज मैंने कट किया है क्योंकि इट वाज अ मेजर लोन, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। द डिफेंडेंट नंबर 2 एंड 1, 1 और 2 ने लोन को रीपे नहीं किया था, और डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3 म्यूचुअली डिसाइड किया था कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे, क्योंकि पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ ही करेंगे ना प्रॉपर्टी को। देखो मैंने कहा है ना कि बैंक और गवर्नमेंट दोनों एक ही होती है, अपना पैसा नहीं छोड़ती, ठीक है। यहाँ पर प्लेंटिफ जो है, जो कि अभी मैं केस कर रही हूँ, तो इसमें जाहिर सी बात है कि प्लेंटिफ मैं हूं, तो डिफेंडेंट जो है वो किसी प्रोस्पेक्टिव परचेसर के नजर में था, वो ढूंढ रहा था कि उसको ऐसा कोई बंदा मिले जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सके, ठीक है। कौन ढूंढ रहा था? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या ढूंढ रहा था कि उसको ऐसा कोई परचेसर मिले कि जो अपनी जो भी प्रॉपर्टीज थी जो डिस्क्राइब की गई है ABCD में, उसको वो सेल कर सके। तो उसको पता चला कि प्लेंटिफ जो है उसके विसिनिटी में, यानी उसके एरिया में, जो डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 उसने अप्रोच किया प्लेंटिफ को कि आप परचेज करना चाहते हो क्या प्रॉपर्टीज जो कि मेरी है। तो उसने कहा हाँ भाई मैं तो परचेज करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों की नेगोशिएशन तय हुई कि कितने में बेचना है,
तो उन्होंने 36 करोड़, देखो 36, मैंने इसलिए बोला ना फिगर्स में ज्यादा नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर था मेरा। तो 36 करोड़ का इन लोगों का प्रॉपर्टी का ये हुआ था, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 36 करोड़ हो रही थी। इन्होंने किया कि हमारा कंसिडरेशन अमाउंट 36 करोड़ फिक्स हो गया, ठीक है, 3 करोड़ 60 लाख, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे 3 करोड़ 60 दिखाया है पर उसका 36 करोड़ है, मैंने चेंज किया है यहाँ पर क्योंकि मैं बड़े बड़े फिगर्स दिखाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं ही लटकूंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने सबमिट किया कि इनकी ट्रांजैक्शन फिक्स हो गई और इन्होंने जो भी पे किया है उनका पूरा कंसिडरेशन दिखाना पड़ता है कि अगर प्लेंटिफ उससे ले रहा है तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। डिफेंडेंट बेच रहा था, प्लेंटिफ खरीद रहा था, तो कैसे खरीदेगा, पैसा तो देना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको कंसिडरेशन तो दिखाना पड़ता है ना, अर्नेस्ट कंसिडरेशन अमाउंट। अगर आपने टोकन दे दिया तो कहीं ना कहीं चीज आपके पास आती है, ये तो समझ में आती है ना बात, कि जब तक आप टोकन अमाउंट नहीं देते हो तब तक सामने वाला आपको देगा क्या प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं अर्नेस्ट कंसिडरेशन अमाउंट यानी कि टोकन अमाउंट, है ना। टोकन अमाउंट कब दिया जाता है, जब आप घर खरीदने की बात करते हैं, देते हो कि नहीं देते हो, अर्नेस्ट मनी देते हो कि नहीं। एक फ्लैट बुक करने जाते हो, बिल्डर आपसे पैसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा, बुकिंग का पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा, ऐसे ही दे देगा क्या, नहीं ना। तो यहाँ से चेक्स के थ्रू इन्होंने इसकी पेमेंट्स करी है, मैं ज्यादा आपको पेमेंट्स नहीं दिखा रही हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी मेजर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में आपने पेमेंट शेड्यूल देख लिया, ये सारा का सारा मैंने आपको पेमेंट शेड्यूल दिखाया कि उसने इतना इतना पे किया है। तो प्लेंटिफ जो है उसके पास फंड्स है 24 लाख रुपए के। तो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने क्या किया है, 2015 की बात थी ये, जब इनके पास फंड्स नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि हम प्रॉपर्टी बेच देंगे क्योंकि उनको लोन भी क्लियर करना था, आईसीआईसीआई बैंक इनके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए तो वो प्रॉपर्टी बेच रहे थे ना। और डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को भी प्रॉपर्टी चाहिए थी और डिफेंडेंट को भी ऐसा लोग चाहिए थे जो उसके पैसे क्लियर कर पाए, है ना, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, खत्म। समझा ये बात थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें आपके प्लीडिंग में आनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना कि प्लीडिंग्स कैसे की जाती है, तो आपके जो फैक्ट्स होंगे उसको ही आप प्लीड करते हो ना, ये पूरे फैक्ट्स है उसके जिसको मैंने प्लीडिंग किया है ना कि उसने ऑनेस्ट कंसिडरेशन अमाउंट दिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूट किया गया इन लोगों के बीच में जिसको एमओयू कहते हैं। एमओयू का मतलब क्या होता है कि आपसी समझौते से अपन बोलते हैं ना कि ठीक है, एक पेपर पे लिखा के लेते हैं स्टैम्प पेपर के भाई हाँ हमारा व्यवहार हुआ है, हम जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। आया समझ में? ये हमारी सारी प्लीडिंग्स है जो आप लोगों को करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे से आप लोग ड्राफ्टिंग सीख लो, आज नहीं तो कल आपको ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ज्यादा मैं आप लोगों को ड्राफ्ट दिखा रही हूं लेकिन फिलहाल आपको फॉर्मेट समझाना था, जिस वजह से मैंने आपको ये सारा चीज आपको दिखा रही हूँ, देखो आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अब मेन हम लोग क्रक्स की तरफ चलते हैं। जिस टाइम पे आप मेरे साथ में प्लीडिंग सीखोगे कि प्लीडिंग कैसे करते हैं, ये मेरा देखो पूरा मैम ये ड्राफ्ट सेंड बना कर हुआ है। दीजिएगा। सेंड तो मैं नहीं कर पाऊंगी, जब आप सीखोगे तब मैं सेंड करूंगी, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है भाई। देखो अब यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, अगर ये मिसिंग है आपको दिखाया था मैंने, तो आपका सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, ये कहा था मैंने आपको। देखो मेरे सूट में कॉज ऑफ एक्शन है कि फर्स्ट अरोज, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले क्या हुआ वो बताना है और क्या क्या हुआ था वो सारी बातें आपको बताना है, और जो भी डेट वाइज होता है, जो क्रक्स होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आप डिस्क्राइब करते हो इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि उसने रिफ्यूज किया था करने के लिए, अब वो जो सामने वाला बंदा था सेल डीड नहीं करके दे रहा था, इस वजह से मुझे इनके ऊपर सूट फाइल करना पड़ा था, कोर्ट को डायरेक्शन दिलवाना था कि इन लोगों से कहा जाए कि आप पैसे तो लेके बैठे हो मुझसे, इतने करोड़ों का मामला चल रहा है,
करोड़ रुपए दे चुके हैं, उसके बाद भी आप मुझे सेल डीड करके नहीं दोगे, आपका जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे नहीं करके दोगे, तो मेरा क्या फायदा है? ठीक है। और द कॉज ऑफ एक्शन इज कंटिन्यूस, जो कि मैं कहती हूँ कि हमेशा आपके पॉइंट में होना चाहिए कि आज जुगात तक चल रही है, जो मैं डे टू डे बोलती हूँ आप लोगों को। अगर ये चीज आपके इसमें मिसिंग होगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं कोर्ट आपको बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, आ रही है बात समझ में? फिर उसको प्रेजेंट सूट को वैल्यू किया जाता है। अभी देखो हमारे इधर महाराष्ट्र कोर्ट फी एक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को वैल्यूएशन करना था उसका, तो हर कोर्ट फी एक्ट का जो वैल्यूएशन है, जो मैंने कहा आपको मैं सिखा दूंगी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है। परपेचुअल इंजंक्शन के लिए 1000 रुपीज हमारे हिसाब से है, आपके स्टेट के हिसाब से होगी। ठीक है। द सूट प्रॉपर्टीज जहां पे सिचुएट करती है, कॉज ऑफ एक्शन इन द प्रेजेंट सूट हैज अराइजिंग, यानी कि जुरिसडिक्शन पॉइंट, कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन है एंटरटेन करने की, ट्राई करने की, डिसाइड करने की सूट। ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है प्रेयर। आप कोर्ट से चाहते क्या हो, आप कोर्ट में आए क्यों हो, क्या पड़ी थी कोर्ट में आने की, बार सॉल्व करते ना या नहीं आते, प्रेयर। ठीक है। द प्लेंटिफ में बी अवॉर्डेड अ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एमओयू, कि हम वादी कोर्ट से कह रहा है कि आप सूट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिक्री करो, और जो एमओयू है वो डिफेंडेंट्स को ये करो। उसके बाद में मैंडेटरी इंजंक्शन पास होना चाहिए, कि उनको डायरेक्शन देनी चाहिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना चाहिए। एनओसी मांग रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो भी बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट हम लोग देने के लिए तैयार है, आप हमको सेल डीड करके दो, रिमेनिंग पैसा हम देते हैं, आप प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करो, सिंपल। ठीक है। द डिफेंडेंट्स में बी डायरेक्टेड टू कंप्लीट द सेल ट्रांजैक्शन, और एमओयू को जो हमने कहा है, जो मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता दिया। फिर उसके बाद में डिफेंडेंट्स को रेस्ट्रेन किया जाए, और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करने का ऑर्डर, यानी कि क्या हो जाता है कि इसने मेरे साथ ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया, मेरे को सेल डीड कंप्लीट करके नहीं दी, अगर मुझे सेल डीड करके नहीं दी तो इसको ये रोका जाए कि ये किसी भी थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकता है। यानी कि उठ के विकी को बेच दिया, उठ के उस्मा को बेच दिया, उठ के मुझे बेच दिया, तो उसको रेस्ट्रेन किया जाए, उसे रोका जाए, उसको एकदम स्टॉप किया जाए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ द सूट में भी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ, यानी कि जो भी कॉस्ट किसने प्लेंटिफ ने जो भी सूट में खर्चा किया है वो डिफेंडेंट से वसूल करके प्लेंटिफ को दिया जाए। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। उसके बाद में एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मे बी प्लीज टू बी पास, यानी कि कोई भी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये जो होती है ये मैंडेटरी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है। इसको आप स्टैंडर्ड समझ के चलिए, स्टैंडर्ड पॉइंट होती है, इसको आपको डालना रहता है। ठीक है। जो भी आपके स्टेट का, जो भी आपका सिटी का नाम रहेगा, पूना मेरी सिटी का नाम है, डेट, प्लेंटिफ नंबर 1, देखो आप यहाँ पे सिग्नेचर लोगे, प्लेंटिफ नंबर 1 की, प्लेंटिफ नंबर 2 की सिग्नेचर, जो साइन बोलते हैं ना अपन, साइंड 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 जो बोला गया था। शिवानी जब हम वेरिफिकेशन में देख रहे थे, तो वेरिफिकेशन में देखो कि दोनों की वेरिफिकेशन साथ में दिया है मैंने, है ना। The plaintiff do hereby state and solemn affirmation that the contents of the above said para 1 to 24, जो भी मेरे पैराग्राफ्स थे वो ट्रू है, वो करेक्ट है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ। ठीक है। ये लिखना पड़ता है आप, और इस वेरिफिकेशन के ऊपर आप दोनों की साइन लोगे, प्लेंटिफ नंबर 1 की और प्लेंटिफ नंबर 2 की। ये वेरिफिकेशन अटैच टू द प्लेंट रहता है, यानी प्लेंट के साथ में ये वेरिफिकेशन देना पड़ता है। आया समझ में आपको? ये ड्राफ्टिंग सिखाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। हाँ, प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ, ये दो तो इम्पोर्टेंट मैटर है ना मैम? इट्स मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी। जी, अगर रिलीफ आप क्लेम नहीं करेंगे तो रेस जुडिकाटा हो जाएगा ना मैम? आपको रिलीफ क्लेम करना ही पड़ता है, नहीं तो डिसमिस हो जाता है। नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ कि रेस डिसमिस जुडिकेटा इज आल्सो सेकेंडरी। रेस जुडिकेटा जी। क्या होता है कि एक चीज को आप दोबारा नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड एज रेस जुडिकेटा, जिसको हम जी, लोग जी। सेक्शन 11, सेक्शन 9, जुरिसडिक्शन, ये सब मिला के हम लोग एक साथ में पढ़ते हैं, अगर आपने जी, देखा लोकल होगा। लगेगा इसमें। जी मैम।
तो ये सब चीजें ना आपके प्लेंट में होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर मिसिंग है तो आपका सूट छोटे छोटे पॉइंट पे डिसमिस हो जाएगा, जो कि आप आज देखोगे। मैं जब आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाऊंगी ना प्लेंट में, ऑर्डर 7 रूल 11 क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ही लगेगा कि हाँ भाई ये तो मैम सही कह रही है कि ये सारी चीजें हमारे प्लेंट में अगर मिसिंग होती है तो हमें तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं मैम, अगर कुछ मैंने प्लीडिंग्स हम छूट छूट जाएगा तो मैम वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में हम तो ऐड कर पाएंगे ना मैम। अरे आप कितनी भी अमेंडमेंट कर लो मेरे भाई, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप कितनी भी जी। अमेंडमेंट कर लो, ऑर्डर 6 रूल 17 तो हम पकड़ के ही चलते हैं। मैं तो आपको ये भी सिखाना मेरे को उस्मा ने याद नहीं दिलाया। उस्मा, मेरे को ऑर्डर 6 रूल 17 कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो सिखाना है आपको। यस मैम। मैम जो है रिलीफ उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं आप। आप रिलीफ को भी अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, भूल से कोई रह गया आप कर सकते हो, लेकिन आप सूट का जो मेन क्रक्स है उसको नहीं चेंज कर सकते आप। समझो हम लोग घर पे टिफिन बॉक्स भूल के आ गए, तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी कि हाँ जाओ घर से लेके आओ, उतना आपको परमिशन है। बाकी आप ये इस बात पे नहीं चल सकते अपन की दिस यू कैन नॉट से कि आप रिलीफ क्लेम करना भूल गए तो कोर्ट आपको रिलीफ ऐड करने नहीं देगी। अगर आपके प्लेंट में है तो 100% आपको ऐड करने देगी। एडिशनल एडिशन नहीं होती है, हाँ वही एडिशनल कह रही एडिशन हूँ नहीं मैं, होती है। जैसे पहले 5 लाख लिखा और फिर बाद में अमेंड करके बोलेंगे कि 10 लाख लिख दो, तो ये ऐसे नहीं होगा। शो देन, अगर ऐसा कुछ है तो शो करो, शो करो कि आपकी गलती हो गई थी, आपका एरर हो गया था, आपका मिस्टेक हो गया था। अब मेरे एक 138 के केस में मैं बताती हूँ, सच अ सीनियर लॉयर, ही इज प्रैक्टिसिंग सिंस आई थिंक ही इज नाउ 54 है उनकी एज, ठीक है। 2013 में उन्होंने एक 138 का केस फाइल किया था, ठीक है। अब वो केस 2023 में मेरे पास आया है, ठीक है। 10 साल उनके पास रहा, उन्होंने उसमें केस में कुछ नहीं किया, कोई मैजिक नहीं हुआ उस केस के अंदर। एक एक लगता है ना कि मैजिक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा केस के अंदर, तो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। तो यहाँ पर ऐसे होने के बाद में अब क्या करे ना, जो लकीर के फकीर ही होते हैं उनको समझता तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, चेक थे 5 लाख रुपए के और उन्होंने दिखा दिया है 7 लाख रुपए के। अरे चेक ही 5 लाख रुपए के, तुम 7 लाख रुपए दिखाते कैसे हो? और पूरे उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भैया हमने कुछ उसके साथ में ट्रांजैक्शन किया था, पहले 7 दिया उसमें से 2 उसने वापस करे, या कुछ तो लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्लाइंट से पूछा तुम्हारे पैसे है कितने, बोला 5 लाख रुपए। तो मैंने बोला 7 लाख रुपए क्यों लिखा है? बोला वकील ने लिखा है, मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने कहा वकील ने लिखा तो आपने पढ़ा नहीं क्या वकील ने क्या लिखा है? बोला वकील को नहीं समझता है क्या कि उसने क्या लिखा है? तो मैंने बोला कौन है वकील? बोला ये वकील है। तो बोला बुजुर्ग है, उसको इतना भी नहीं समझता है क्या क्या लिखना है? अब मैं क्या करूं? तो मेरे को क्या करना पड़ा, कहीं ना कहीं मेरे को एविडेंस एफिडेविट के टाइम पे एक चांस थी जिसमें मैंने उसको करेक्ट करके दे दिया, और मेरा वो इन हो गया उस चीज को लेकर। जो चीज उसको सालों से करनी चाहिए थी वो 10 साल से बैठ के कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मुझसे एक ये पूछा जाता है कि फैमिली कोर्ट में वकील को क्यों लगाया जाए। ऐसी बातें पूछी जाती है कि फैमिली कोर्ट में वकील को क्यों लगाया जाता है। तो फैमिली कोर्ट में ऑर्डर जो हमारा सेक्शन नंबर 11 वो तो बोलते हैं ना वकील को मत लगाओ, तो तुम क्यों लगाते हो वकीलों को? फिर तुम खुद ही लड़ो फिर, है ना। मैम उसका दो चलिए, दो फायदा हो रहा था इसकी वजह से। आप क्या बोलेंगे जाने दो। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? प्लेंटिफ, मैंने रूल 3 तक कंप्लीट किया था आपका ऑर्डर 7। व्हेन प्लेंटिफ सूज रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर प्लेंटिव रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई मर जाता है उसके पीछे वाले, ठीक है। जो लीगल ईयर्स भी होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। ऐसे तो रिप्रेजेंटेटिव सूट तो कौन और भी करता है, जिसको अपन एजेंट कहते हैं, पीछे जाके रिप्रेजेंट करता है हमको। तो जो भी प्लेंटिफ होता है जिसका इंटरेस्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर में,
यानी कि मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है यार, मैंने जब 2 करोड़ देख लिया तो 2 करोड़ तो मेरी आंखें तो 2 करोड़ की तरफ ही होगी ना कि यार 2 करोड़ मिलने वाले हैं, चल मैं वकीलों के बोलूंगी कि 10% मेरे को दे देना। 20 लाख इन हैंड, 2 करोड़ का 20 लाख रुपया मिलता है, तो मैं तो नेसेसरी इंटरेस्ट दिखाऊंगी ना। तो उस चीजों को लेकर आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको सूट अटेंड करना पड़ेगा, आपको एज एन पावर ऑफ अटॉर्नी, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ यू कैन से ऑथराइज होल्डर, अथॉरिटी लेटर, जैसे मैंने आपको अथॉरिटी लेटर भी सिखाया था कि अथॉरिटी लेटर कैसे बनाते हैं। तो आई वांट टू टीच यू हाउ टू ड्राफ्ट पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल्सो। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की पावर ऑफ अटॉर्नी और जो रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, दोनों अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग होती है। यही चीज गैम्बलिंग है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। अब डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, प्लेंटिफ जो भी है उसने जो भी इंटरेस्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो डिफेंडेंट को भी बताना पड़ेगा कि भैया जो भी क्लेम कर रहा है या प्लेंटिफ डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे इतना देने की मेरी औकात नहीं है, तो वो सब्जेक्ट मैटर में तो आना चाहिए ना कि भाई मेरी उतनी नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता हूँ। आप वहां पे सिविल सूट करने ही क्यों जाते हो, इसीलिए तो जाते हो कि प्लेंटिफ को क्या चाहिए और डिफेंडेंट को क्या करना है। डिफेंडेंट देने के लिए तैयार है या डिफेंडेंट देने के लिए तैयार नहीं है, या आप प्लेंटिफ बोल रहा है 1 करोड़, डिफेंडेंट बोलता है काय का 1 करोड़, मैंने 50 लाख रुपया पहले जो दिया था, तो 50 का सेट ऑफ तो मांगेगा कि सेट ऑफ दे दे। ठीक है मैं देता हूं ना 50, तू ये तो बोल मैंने 50 दिया है, तू ये तो बोल कोर्ट के सामने तूने 50 लिया है मेरे से, मैंने चोरी थोड़ी करी है। तो दिस इज रूल नंबर 5। Now, rule number 6 क्या बोलता है, ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ लॉ। अभी लॉ ऑफ लिमिटेशन मैंने हमेशा कहा है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन ऐसा है कि जहां सीपीसी वहां लिमिटेशन उसका चेला है, जहां सीपीसी वहां लिमिटेशन उसका चेला है। क्यों चेला है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई सूट आपको करना है और वो एक्सपायरेशन पीरियड हो गया, एक्सपायर यानी सूट नहीं मर जाता लेकिन टाइम मर जाता, टाइम एक्सपायर हो जाता है। जैसे हम गोलियां खाते हैं, तो अगर गोलियों की एक्सपायरी हो गई तो हमने वो गोली खा ली तो साइड इफेक्ट नहीं होता क्या, होता है ना। तो वैसा ही ये एक्सपायरेशन पीरियड का टाइम बोला गया है कि जैसे आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है तो प्लेंटिफ को ग्राउंड दिखाना पड़ता है। क्यों क्यों एग्जम्पशन चाहिए ना, कि ऐसा क्या हुआ था, हो सकता है कोई मर गया होगा, हो सकता है कोई डॉक्टर के पास गया होगा, हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज हो गया रहेगा। यही तो लॉ ऑफ लिमिटेशन आपको ये देता है कि आपको रॉन्ग एड्रेस पे सर्विस किया गया था, आप वहां रहते ही नहीं थे, फिर भी आपको समन किया गया। लॉ ऑफ लिमिटेशन आपको अट्रैक्ट करता है, प्रतिवादी को अट्रैक्ट करता है। तो प्रोविजो क्या बोलता है कि जो भी कोर्ट आपको परमिट करता है कि प्लेंटिफ को जो भी क्लेम कर रहा है, तो एग्जम्पशन है ना, आपको एग्जम्पशन तो है ना, आपको ग्राउंड्स तो है ना। बिना ग्राउंड्स के क्या होगा, आपको ग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि भैया हमको एग्जम्पशन क्यों दी जाए। कोर्ट आपको पूछेगा कि आप बीमार थे इसलिए नहीं आए, आप हॉस्पिटल में थे इसलिए नहीं आए, आपके घर में किसी की मौत हो गई थी इसलिए नहीं आए, या आप कहीं गए थे इसलिए नहीं आए। तो यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगी ना, जहाँ पे आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन अगर कुछ हो रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा, कोर्ट को खुद को तो नहीं पता चलता है ना। अब रूल नंबर 7 पे आते हैं, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली क्लेम। जैसे उस्मा का क्वेश्चन है कि रिलीफ तो आपको कहीं ना कहीं क्लेम तो करना पड़ेगा ना, और स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपने प्रेयर में देखा कि मैंने क्या क्या कोर्ट से मांगा है, अभी मैंने आपको प्रेयर दिखाई कि मुझे कोर्ट से चाहिए क्या। अरे जाहिर सी बात है कुछ तो चाहिए ना, वो क्लेम तो करना पड़ेगा, वो मांगना तो पड़ेगा आपको कोर्ट से। अगर आप मांगते हो तो आइदर सिंपली या ऑल्टरनेटिव में जो भी नेसेसरी होगा, आपको जनरल रिलीफ चाहिए या जो भी आपको कोर्ट को लगता है, तो आपको वो सारी की सारी बातें कहनी है। अगर प्रतिवादी को लगता है कि हाँ उससे भी रिलीफ क्लेम करने का पूरा पूरा हक है, तो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में वो भी क्लेम कर सकता है, वो भी सेट ऑफ मांग सकता है, वो भी रिलिंग्विशमेंट मांग सकता है, वो भी कह सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। राजेंद्र तिवारी वर्सेस भानुदेव प्रसाद एंड अनदर, इसमें क्या बोला क्या है
कि ये प्रोविजन जो है ऑर्डर 7 रूल 7, जो भी रिलीफ आपको क्लेम करनी है वो एक ही बार में आप क्लेम कर लीजिए, लेकिन लार्जर देन द वन क्लेम बाय द प्लेंटिफ अगर सूट कैन नॉट बी ग्रांटेड, यानी कि समझो जो रिलीफ आप मांग रहे हो और प्लेंट में वो रिलीफ नहीं है तो उससे लार्जर देन नहीं मांग सकते हो। 5 लाख रुपए का जो 10 लाख रुपए है वो नहीं बोल सकते हो। अगर आपको करना है तो आप प्रूफ करो, आप बिल्स दिखाओ, आप ऐसा कुछ चीजें दिखाओ कि हाँ भाई हमसे रह गया था, हमको 5 लिखना था, हमारा ध्यान कहीं और था, हमने 10 लिख दिया, वो दिखाओ। कुछ ना कुछ तो आपको काउंटर ब्लास्ट तो करना पड़ेगा ना उस चीज को दिखाने के लिए कि गलती हुई है। लेकिन देखो, गलती करने के बाद में ये आर्ट होना चाहिए कि गलती सुधारनी कैसी है। आज लोग दारू पीते हैं तो उसके बाद में वो कंटिन्यू करते हैं तो उसको गलती मानी जाएगी क्या? आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपको सुधारना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, अपने जेस्चर्स में लाना पड़ता है। तो ये आपके जेस्चर में लाना पड़ेगा। जब आप कोर्ट को कन्विंस तो करना पड़ेगा। आपको एक मूल मंत्र हमेशा याद रखना है, जब आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकते, कंफ्यूज करो। बेस्टेस्ट ऑप्शन आई कैन से कंफ्यूज। आप कन्विंस तो नहीं कर पा रहे हो ना, कर पाते तो ये दिन नहीं आता अपने लिए, है ना। चलिए, रूल नंबर 8 क्या बोलता है? रिलीफ फाउंडेड ऑन अ सेपरेट ग्राउंड्स। अब यहां पर जब प्लेंटिफ कोई रिलीफ क्लेम कर रहा है, सर्विल डिस्टिंक्ट क्लेम्स, जैसे कि 5 अलग मांग रहा है, 25 दूसरा मांग रहा है, जैसे मैंने मांगा ना एमओयू ये करके दे दो, सेल डीड करने का ऑर्डर दे दो, मैं डिस्टिंक्ट क्लेम्स मांग रही हूँ, अलग अलग क्लेम कर रही हूँ, अलग अलग चीजें कर रही हूँ मैं। तो कॉज ऑफ एक्शन में आपको सेपरेटली वो ग्राउंड दिखाना पड़ेगा। मैंने डेट वाइज दिखाया था, आपने देखा होगा, मैंने डेट वाइज दिखाया है, सेपरेटली डिस्टिंक्टली अलग से बताया है कि इसे कहो कि सेल डीड करके दे, इसे कहो कि एमओयू को ये करे, इसे कहो कि ये करे। तो वो सारी बातें आपके कहां पे आनी चाहिए? प्लेंट में आनी चाहिए, आपके प्लीडिंग में आनी चाहिए। ठीक है, आपके मन की बात किसी को समझ में नहीं आएगी, मन की बात बोलनी पड़ती है। कॉज ऑफ एक्शन ही मन की बात है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये 100% समझ लो कि कॉज ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू मन की बात। आपको वो पूरी मन की बात बतानी पड़ेगी। कोर्ट को ये नहीं समझेगा कि आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, आपको चाहिए क्या, वो सारी चीजें आपकी कोर्ट के हिसाब से आनी चाहिए। अब जैसे ही रूल नंबर 9 स्टार्ट होता है तो यहां से आपको समझना है कि प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यानी कि प्लेन की एडमिशन की बात की जा रही है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो पहले एडमिशन लेनी पड़ती है ना। डायरेक्ट एडमिशन होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पेरेंट्स का तक इंटरव्यू लिया जाता है, आपके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड है ये टेस्टिंग की जाती है, ये सब दिखाया जाता है। आजकल तो कोई भी किसी लड़की अगर हस्बैंड को इंग्लिश नहीं आती तो कोई दूसरा हस्बैंड पकड़ के वहां पे बिठा देते कि ये इसको इंग्लिश आती है, मेरा हस्बैंड यही है। तो ये सब कॉमन है। तो यहाँ पर एडमिशन ऐसा ऑफ क्यों प्लेन की मैम? बात बता रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों? क्या पेरेंट्स से क्या इंटरव्यू कैसा? लेना क्या क्या जरूरी है? बच्चे को ये यहाँ पे पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना इसीलिए पड़ता है इन लोगों को कि बच्चा आगे जाके पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उनको ये देखना पड़ता है। इसीलिए अभी अब जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब में इंटरव्यू नहीं लिया जाता, बिना आपको जॉब दी जाती है। तो बच्चे की गारंटी कौन लेगा कि बच्चा आगे जाके पढ़ेगा या बच्चे को स्कूल सब एंजॉय करता है, लेकिन स्कूल को ये भी देखना पड़ता है ना कि सामने वाला बंदा उतनी फीस भर पाएगा कि नहीं। एक लॉयलास करके हमारे यहाँ पे पुणे में स्कूल है जिसकी डोनेशन ही 50 लाख रुपीस तो ऐसे ही चलती है, 40 ऐसे ही ले लेते हैं डोनेशन के नाम पे। तो उसके लिए एडुकेटेड है कि नहीं पेरेंट्स को चेक करना पड़ता है। तो यही बात है यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द प्लेंट। तो प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग ऑफ अ प्लेंट, जैसे भी कोर्ट ऑर्डर करती है तो समन्स को सर्विस करवाया जाता है प्रतिवादी को। जो भी मैनर हमने ऑर्डर रूल 9 में देखा है, ऑर्डर 5 अपन पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, है ना। तो इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ कि आप उसको कॉपीज दे दो, प्रतिवादी से जो भी कॉपी चाहिए उसको दे दीजिए। मैंने हमेशा कहा है
कि जो वाद पत्र होता है, जो प्लेंट होता है, उसके साथ में आपको जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, सारा का सारा आप उसको बेचते हो। जैसे हमने सीआरपीसी में क्या देखा है कि अक्यूज को पूरी कॉपीज देनी पड़ती है, देखा है सीआरपीसी में, तो वही सीपीसी में है कि आपको प्रतिवादी को सारे के सारे चीजें आपको देना पड़ता है, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, जैसे